मैं 2-4 बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं तो बहुत इस पूरे क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन अभी जो 5-7 महीने के मेरे अनुभव हुए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो अनुभव ये हुआ कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर नीयत अच्छी हो, जैसे जब हम लोग दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में बिजली एक बहुत बड़ा, बिजली के बिल, बिजली के दाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। जब हम जनता के बीच में घूमा करते थे, मिडिल क्लास वाले लोग, अपर मिडिल क्लास वाले लोग बताया करते थे जी पहले 2000 का बिल आता था, अब 10,000 का बिल आने लग गया। गरीब लोग बताया करते थे पहले 200 रुपए का बिल आता था, अब 3000 रुपए का बिल आने लग गया। बिजली बोर्ड का बिल बहुत बड़ा। हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। लोग हंसा करते थे, हो सकते हैं क्या बिजली के बिल आधे? और फिर विपक्षी पार्टियां कहती थी ये केजरीवाल झूठ बोल रहा है, अगर बिजली के बिल आधे कर दिए तो बिजली आनी बंद हो जाएगी। बिजली कहां से लाएगा, बिजली कंपनियों को पेमेंट कहां से होगी? सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए। हमारे विपक्षी कहा करते थे बिजली कम हो जाएगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हर साल गर्मियों के अंदर दिल्ली में बिजली के कट लगा करते थे। इस बार हमने अप्रैल के अंदर बैठ के एक हफ्ते का हम लोगों ने प्लानिंग करी अगले 5 महीने तक। इस हफ्ते में कितनी डिमांड होगी, कहां से आएगी बिजली, इस हफ्ते में कितनी डिमांड होगी, कहां से आएगी बिजली। और सितंबर तक की हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी। उसके बाद बिजली की कमी नहीं होती, गर्मियों के महीने में ज्यादा कमी होती है। इस बार दिल्ली के अंदर बिजली की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने। 24 घंटे बिजली मिली है। बिजली के कट लगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो लोकल कारण से लगे, कहीं केबल का फॉल्ट हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर हो गया, कहीं कुछ हुआ। बिजली की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह हुई, 2002 में दिल्ली में बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तब से लेके आज तक 13 साल हो गए। लोगों को यह लगता था कि ये जो प्राइवेट बिजली की कंपनियां आई हैं ये लूट रही हैं लोगों को, ऐसा लोगों का मानना था। और बहुत सारे सबूत पब्लिक डोमेन में आया करते थे कि बिजली की कंपनियां लूट रही हैं। जनता कहती थी सीएजी का ऑडिट कराओ, सीएजी का ऑडिट कराओ। दूसरी पार्टी वाले कहते थे सीएजी का ऑडिट नहीं हो सकता, हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है सीएजी का। हमारी सरकार आई, मैंने फाइल मंगाई, मैंने देखा हाईकोर्ट में केस तो चल रहा है, कोई स्टे नहीं लगा हुआ। झूठ बोल रहे थे वो लोग। हमने सीएजी का ऑडिट ऑर्डर किया, और अभी मेरे पद की मर्यादा है, मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि सीएजी के ऑडिट में क्या निकलने वाला है। बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। और बिजली के दाम अभी तो हमने आधे किए हैं। अगर जो सीएजी की रिपोर्ट आएगी, अगर वो लागू कर दी तो मुझे लगता है पता नहीं और भी कितने नीचे हो जाएंगे बिजली के दाम दिल्ली के। तो जैसा मैंने कहा, अगर ईमानदार नीयत से सरकार चलाई जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने कहा था हम दूसरा मुद्दा दिल्ली के अंदर था पानी के बिलों का। लोगों के इतने 5-5 हजार रुपए महीने के पानी के बिल आने लग गए थे। एक गरीब आदमी बेचारा, अगर पैसे नहीं है उसके पास तो वो पानी कहां से पिएगा? पानी नहीं पिएगा क्या अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हम लोगों ने आके ये तय किया कि एक मात्रा हम लोगों को फिक्स करनी पड़ेगी। हम उसे बोलते हैं लाइफ लाइन वाटर। जिंदा रहने के लिए कितने पानी की जरूरत है, उतना पानी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए फ्री देने की। तो हम लोगों ने 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर। और पानी कम होने की बजाय इस बार दिल्ली के अंदर द्वारका एक इलाका है, 20 साल से पानी नहीं आया था। 6 महीने के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद पानी आने लग गया। संगम विहार में पानी नहीं आया था, हौसरानी में पानी नहीं आया था, बवाना में पानी नहीं आया था। 6 महीने के अंदर हमने इन सारे इलाकों के अंदर पानी पहुंचा दिया। मोहल्ला सभाओं का हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके बहुत अच्छे नतीजे निकले। हमें यह लगता है चाहे कितनी भी अच्छी नीयत की सरकार हो, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठ के, आप सब लोग बहुत सीनियर ऑफिसर्स हैं, अपने अपने दफ्तर में बैठ के हमें नहीं पता कि जनता की जरूरत क्या है। हम अपने दफ्तर में बैठ के सोचते हैं बिजली, पानी, सड़क, ये वो मोटी मोटी चीजें, लेकिन द वियरर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो हमने दिल्ली में एक्सपेरिमेंट किया। 11 विधानसभाओं के अंदर हमने मोहल्ला सभाएं कराई। मोहल्ला सभा मतलब एक मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा भाई 50 लाख रुपए तुम्हारे, अब बताओ 50 लाख रुपए में क्या करवाना चाहते हो। आपको ये जान के ताज्जुब होगा जिस किस्म की लोगों की डिमांड आई। और छोटी छोटी डिमांड, कोई कहता है जी वो फलाना बिजली का खंभा, उसके ऊपर लाइट नहीं जल रही, 5,000 रुपए में वो बल्ब बदल जाएगा बिजली के खंभे का। लेकिन अगर सरकार को करना होगा तो सरकार तो पूरा खंभा ही बदल देगी उसका।
एक इलाके के अंदर हम लोगों ने मोहल्ला सभा की, वहां पे उनसे पूछा, फिर हम क्या करते हैं, मोहल्ला सभा करते हैं, लोगों से पूछते हैं भाई क्या चाहिए, कोई कहता है ये करना है, कोई कहता है ये करना है, उसकी सबकी लिस्ट बना लेते हैं, फिर सबके ऊपर वोटिंग होती है। लोग कहते हैं जिस काम के सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं वो काम पहले होता है, क्योंकि 50 लाख रुपए हैं, 50 लाख रुपए में जितने ऊपर से लिस्ट है, जिसके जहां आके खत्म हो जाता है, फिर नीचे वाले काम नहीं होते। एक इलाके में सबसे ज्यादा वोट लाइब्रेरी के ऊपर पड़े। मैं तो सोच भी नहीं सकता, आज के जमाने में लोगों को लाइब्रेरी की भी जरूरत है। हम तो सोचते हैं आजकल तो लोग लाइब्रेरी भूल गए होंगे, पढ़ने लिखने की तो आदत ही नहीं बची होगी। सबसे ज्यादा वोट लाइब्रेरी। अगर सरकार को करना होता हम कभी लाइब्रेरी दूर दूर तक भी नहीं सोचते कि लाइब्रेरी की, अब वहां लाइब्रेरी बनाएंगे हम लोग। फिर हमने कहा लाइब्रेरी कहां बननी चाहिए, जमीन तो है नहीं, तो वहां पे जनता ने कहा जी वहां पे एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है, वहां बना देना। तो जनता बताती है आपको समाधान क्या है, जनता बताती है आपको। फिर हम लोग, सबको पता है ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ये पेंशन दी जाती है। और हमारे एमएलए से जब बात करो तो मार रहती है, वो कहती है जी 200 से तो काम ही नहीं चलता, 300 का कोटा करो इस बार, 500 का कोटा करो इस बार, मार रहती है उसके लिए। और एक इलाके के अंदर हमने कहा भाई मोहल्ला सभा तय करेगी किस किस को पेंशन मिलनी चाहिए। तो हमने कहा भाई जो जो गरीब बुजुर्ग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, आप लोग हाथ खड़े करो, किस किस को पेंशन चाहिए। जब हमने ऐलान किया हमें ये लगा कि सारे हाथ खड़े कर लेंगे, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। 10 लोगों ने हाथ खड़े करे। उन 10 लोगों को हम सामने बुला लिया, उनको 10 को हमने कहा भाई इन 10 लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। सबसे पूछा तो एक आदमी खड़ा हुआ, कहता है जी इसके घर में तो गाड़ी है, इसको नहीं मिलनी चाहिए। सारी सभा के सामने दूध का दूध, पानी का पानी। तो वो अपने आप ही बैठ गया जिसके घर गाड़ी थी, वो कहता हाँ जी मेरे को नहीं मिलनी चाहिए। 10 में से 4 लोगों को पेंशन मिली। जनता ने तय किया, हमने कहा हम नहीं पता, आपका पैसा आपका हिसाब, आप तय करो। तो जनता के बीच में तय हो गया वो इसको मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलनी चाहिए। तो मोहल्ला सभाएं इस बार हम पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे दिल्ली को इसके लिए कानून ला रहे हैं। अब हम कानून ड्राफ्ट हो रहा है, पूरी दिल्ली के अंदर 3000 के करीब मोहल्ला सभाएं होंगी। और मोहल्ला सभा में लोग तय करेंगे कि उनका काम, उन्हें क्या चीज चाहिए। जनता तय करेगी कि सरकारी पैसा कहां खर्च होना चाहिए। सबसे बड़ा काम हमने किया भ्रष्टाचार में। सरकार बनने के 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक हमने एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए जितनी शिकायतें आती थी एक हेल्पलाइन शुरू कर दी। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है, आप मना मत करो, सेटिंग कर लो उससे, और सेटिंग करके हमारे को फोन कर दो, हम आपके लिए ट्रैप ले करेंगे और उसको पकड़ लेंगे। ये एक घटना हुई। एंटी करप्शन एफर्ट्स बड़े अच्छे चल रहे थे, दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम हो रहा था। मुझे लगा कि पहली बार शायद देश में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ कि नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आने लगी। मुझे लगा हमारे को तो शाबाशी देनी चाहिए थी सबको, और खासतौर से केंद्र सरकार को तो हमें शाबाशी देनी चाहिए थी कि बड़ा अच्छा किया, काम किया आप लोगों ने, हम इसे पूरे देश में लागू करेंगे। शाबाशी देना तो दूर, 8 जून को केंद्र सरकार ने अपना एक ऑफिसर भेज दिया एंटी करप्शन ब्रांच का चीफ बना के। जो दिल्ली हमारी एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच, उसको केंद्र सरकार ने अपना एक ऑफिसर भेज दिया कि अब ये एक एंटी करप्शन ब्रांच का आपका हेड है। सिंपल गुंडागर्दी है और तो कुछ नहीं है भाई। आज मान लो केंद्र सरकार बिहार में भेज दे, अब ये आपका डीजी पुलिस है, तो आप ये कहोगे भाई ये कैसे है, तो बोलो कोर्ट चले जाओ। तो अब कोर्ट ही गए हम लोग, लड़ तो सकते नहीं उनके साथ। तो केंद्र सरकार ने अपना एक अफसर भेज दिया गया। फिर जब हमने उसकी खिलाफत की तो पैरामिलिट्री फोर्स अगले दिन भेज दिया। एंटी करप्शन ब्रांच को पैरामिलिट्री फोर्स ने टेक ओवर कर लिया, दिल्ली पुलिस के जवान भेज दिए। अब हम तो अहिंसा प्रिय लोग हैं, हम उनसे लड़ाई तो करना नहीं चाहते थे। तो अभी 8 जून के बाद से एंटी करप्शन ब्रांच केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, दिल्ली सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तो लोग कंपेयर कर रहे हैं, एक तरफ है 6 महीने की सरकार, 14 फरवरी को हमने शपथ ली थी, 14 अगस्त को 6 महीने पूरे हुए, लगभग 6 महीने पूरे हो गए। और दूसरा लोग कह रहे हैं एक और सरकार है केंद्र के अंदर सरकार, जिसको 1 साल हो गए आए हुए। तो दोनों में क्या, उन्होंने 1 साल में क्या किया, इन्होंने 6 महीने में क्या किया। कंपैरिजन नेचुरल होता है, सब लोग कंपेयर कर रहे हैं। 1 साल में क्या किया, बहुत सोचते हैं क्या किया क्या किया क्या किया। तो फिर सोचते हैं भाई, जैसे हमने कहा चुनाव के पहले हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, 1 महीने में कर दिया। चुनाव के पहले हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, 1 महीने में कर दिया। चुनाव के पहले हमने कहा था हम 500 स्कूल बनाएंगे,
236 स्कूल बनाने का काम शुरू हो गया। एक साल के अंदर दिल्ली में 236 नए स्कूल बन गए। जितने काम हमने कहे उसके हर काम के ऊपर रोज सवेरे उठ के मैंने, हमारा जो मैनिफेस्टो है ना, मैंने अपने फोन में डाला हुआ है। रोज एक बार उस मैनिफेस्टो को देख लेता हूं, हमने क्या क्या काम कहे थे। केंद्र सरकार में जब सरकार आई, बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, बड़ा भारी बहुमत मिला था। जैसे हमें 70 में से 67 सीट मिली थी, केंद्र सरकार में भी बड़ा भारी बहुमत मिला था। बड़ी उम्मीद जागी थी लोगों को, खासतौर से युवाओं ने तो बड़ी मेहनत करी थी और बड़ा उम्मीद थी कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। उन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, काला धन वापस लेके। अभी तक तो चमन्नी भी नहीं आई मेरे ख्याल से बाहर से। और मैं खुद पहले ऑफिसर था इनकम टैक्स में, तो मेरे बहुत बैचमेट्स हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं अंदर जो काम करते हैं, उनसे पूछता रहता हूं। वो कहते कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ एफर्ट्स, मतलब चलिए पैसा आने में टाइम लगता है, ये कोई एक रात का काम नहीं है। एफर्ट्स तो होने चाहिए, कुछ काम तो होना चाहिए काला धन वापस लाने के एरिया में। कुछ नहीं हो रहा। तो कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, और फिर जीतने के बाद कहते योगा कराएंगे। योगा कराना चाहिए, अच्छी बात है, योगा सेहत के लिए अच्छा होता है, योगा कराना चाहिए। लेकिन फिर वोट योगा के नाम के मांगने चाहिए। कहना चाहिए योगा कराएंगे, जो जो योगा कराने के लिए वोट देना चाहते हैं वोट दें। तो जनता तय कर लेगी भाई यहाँ योगा कराने का वोट देना है कि काला धन का वोट देना है। बोला था महंगाई कम करेंगे, पूरे देश में बोले महंगाई कम करेंगे, महंगाई। अब कह रहे हैं स्वच्छ भारत करेंगे। स्वच्छ भारत भी होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वच्छ भारत भी करना चाहिए। लेकिन मैं चलो स्वच्छ भारत की बात कर लेते हैं। आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 1 साल हो गया स्वच्छ भारत की बात करते हुए। 100 करोड़ रुपए बताते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिए। एक गली अगर पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के अंदर से साफ हुई हो, मुझे नहीं लगता एक भी गली साफ हुई है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, केवल दिखावा है। तो अब लोगों का प्रश्न पूछना बिल्कुल वाजिब है। रोजगार की बात की गई थी, लेकिन आज युवाओं का भी मोह भंग होता जा रहा है धीरे धीरे। एफटीआईआई कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है एफटीआईआई। उसका जिद पे अड़ी हुई है केंद्र सरकार की, इसी आदमी को हमें डायरेक्टर बनाना है, और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों के ऊपर है। तो एक के बाद एक आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कितने दिन हो गए आईआईटी दिल्ली का कोई डायरेक्टर नहीं है। कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके कोई डायरेक्टर नहीं है। युवाओं का भी मोह भंग होता जा रहा है, और सबसे ज्यादा किसानों का मोह भंग हुआ है। 2013 के अंदर एक लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था। किसानों को लगा था कि अब ये इतने सालों के संघर्ष के बाद 2013 में उस वक्त की सरकार ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण कानून पास किया था। लोगों को लगा था कि ये कानून जो है उसमें भी कुछ कमियां थी, कि ये कानून जो है ये किसानों के हक में है, लेकिन उसको भी अब बदलने जा रहे हैं। और एक के बाद बार बार ऑर्डिनेंस पास किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस पास कर करके ऐसा कानून थोपने की कोशिश की जा रही है कि भूमि अधिग्रहण अब जबरदस्ती किया जा सकता है। पूरे देश के अंदर आज ये बात, सारे गांव के अंदर आज ये बात, मैं कई लोगों से संपर्क करता हूं, चारों तरफ ये बात फैलती जा रही है कि केंद्र के अंदर आज जो सरकार है वो एंटी पुअर है और एंटी फार्मर है, किसानों के खिलाफ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जाता था। दिल्ली के अंदर 52 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से उनको मुआवजा मिलता था। मैं चैलेंज करता हूं, दिल्ली के अंदर 52 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से आप जमीन लेके दिखा दो। हमारी सरकार ने आने के बाद अभी पिछले 1 महीने में हमने उसको 7 गुना कर दिया कि अब अगर दिल्ली के अंदर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उनको 3.5 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। बड़ी बात थी, 7 गुना एकदम से कर दिया कि अब अगर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा 3.5 करोड़ से 4 करोड़ रुपए एकड़ के हिसाब से उनको दिया जाएगा। बड़े खुश हो गए सारे किसान, और खूब खुशियां, पर उनकी खुशी 48 घंटे भी नहीं बची। केंद्र सरकार का फरमान आ गया, वी डिक्लेयर दिल्ली गवर्नमेंट्स ऑर्डर नल एंड वॉइड। हर ऑर्डर, हम आज कुछ ऑर्डर करते हैं वो अगले दिन नल एंड वॉइड करते हैं। वो नल एंड वॉइड सरकार बन गई है केंद्र सरकार। तो लोगों में अब ये बात फैलने लग गई है कि ये एंटी पुअर है, किसानों के खिलाफ किसान विरोधी सरकार है जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी हुई है।
तो आपके सामने दो मॉडल्स हैं। एक केंद्र सरकार का मॉडल है जिनको भारी बहुमत मिला और 1 साल के अंदर ही लोगों का मोह भंग हो गया, और एक दिल्ली सरकार का मॉडल है जिनको भारी बहुमत मिला और आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि फरवरी के महीने में 70 में से 67 सीट मिली थी। आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए तो 70 में से 70 सीट मिलेगी हमारे, क्योंकि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ चंद अमीरों के लिए काम नहीं कर रहे। हम किसानों की जमीनें छीन छीन के अमीरों को नहीं देना चाहते। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। हम बहुत बार सुनते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक अपने संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है, केंद्र सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र है। दोनों के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। हम लोग राजनीति करते हैं, चुनाव के पहले राजनीति करते हैं, चुनाव के पहले हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जो भी पार्टी जीते केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर दोनों के बीच में टकराव होता है तो ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन पिछले 6 महीने से जिस तरह से दिल्ली सरकार को एक के बाद एक केंद्र सरकार टांग अड़ाती जा रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली में एक रेप हुआ, मैंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई। ऊपर से एलजी साहब का फरमान आ गया, इंक्वायरी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती जी? मैं मुख्यमंत्री हूं, एक इंक्वायरी नहीं बिठा सकता? हमने दिल्ली के किसानों के मुआवजे का सर्कल रेट बढ़ाया, यह सर्कल रेट नहीं बढ़ाया जा सकता। वो हर चीज ये बताते हैं कि ये क्या नहीं किया जा सकता, वो ये नहीं बताते क्या किया जा सकता है। महिलाओं के साथ दिल्ली में कई सारी घटनाएं आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे। महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। तो हमने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी हम बिठाना चाहते थे कि महिलाएं जब पुलिस के पास जाती हैं अपनी कंप्लेन करने के लिए, तो क्या उनको सही न्याय मिलता है? क्या पुलिस उनसे ठीक से डील करती है? या महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या क्या और उपाय करने की जरूरत है? बताइए, गलत कर रहे थे क्या? महिला सुरक्षा के ऊपर अगर एक कमीशन, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार से फरमान आ गया, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बिठा सकते। हद हो गई। अभी हमारे एक विधायक है कमांडो सुरेंद्र, आप सबको याद होगा 26/11, याद है 26/11 सब लोगों को? मुंबई ताज होटल के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था। वो एक तरह से देश के ऊपर हमला था। समुद्र से आए थे आतंकवादी और उन्होंने ताज होटल के ऊपर हमला किया था। दिल्ली से देश को बचाने के लिए कुछ कमांडो भेजे गए थे। हेलीकॉप्टर से उन कमांडोज को ताज होटल की छत पे उतारा गया था। उन कमांडोज में कमांडो सुरेंद्र भी था। 26/11 को जब उसे ताज होटल की छत पे उतारा गया, 2 दिन पहले उसका बच्चा हुआ था। अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देख पाया था, वो अपनी बीवी से भी नहीं मिल पाया था, और सीधा वो देश को बचाने के लिए ताज होटल के ऊपर उतरा था। उस इंसिडेंट में कमांडो सुरेंद्र के सामने बम आके फटा और उस बम की आवाज से उसकी सुनने की क्षमता चली गई, वो बहरा हो गया। उसकी वजह से उसे आर्मी से निकाल दिया गया। हमने उस कमांडो सुरेंद्र को टिकट दी थी, उस देशभक्त को हमने टिकट दी थी जिसने जान की बाजी लगाकर हम लोगों की रक्षा की थी। वो विधायक बना, दिल्ली में विधानसभा में विधायक बना। एक दिन, अभी वो पिछले कुछ दिन पहले सड़क पे जा रहा था, उसने देखा कि रेडी पटरी वालों से एनडीएमसी के कुछ कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एनडीएमसी के कर्मचारियों को उसने धमकी दी। उसने कहा तुमको सस्पेंड करा दूंगा अगर ये सब करोगे तो। हमें तो उसके ऊपर गर्व होना चाहिए था। अगले दिन केंद्र सरकार ने कमांडो सुरेंद्र के ऊपर झूठा केस बना के एफआईआर दर्ज कर दी और उसको कमांडो सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमारी जुडिशरी के ऊपर हमें भरोसा है। शाम को गिरफ्तार किया था, अगले दिन 4 बजे जब उसको पेश किया गया कोर्ट के सामने, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इसके अंदर राजनीतिक वेंडेटा को क्या बोलेंगे, विद्वेष की, राजनीतिक विद्वेष की बू आ रही है इस केस के अंदर। इसको गलत गिरफ्तार किया गया है।
और कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। इसको कोऑपरेटिव, इसको फेडरलिज्म बोलते हैं क्या? आज लोग उस किस्म की नेगेटिव राजनीति को नकार चुके हैं। लोग पॉजिटिव एजेंडा चाहते हैं। लोग इस किस्म की लड़ाई झगड़े की राजनीति नहीं चाहते। लोग गाली गलौज की राजनीति नहीं चाहते। अभी कुछ दिन पहले बिहार के लोगों के डीएनए के ऊपर सवाल खड़ा किया गया। यह तो ठीक नहीं है कि बिहार के लोगों का डीएनए खराब है। बिहार ने इस देश के सबसे बड़े, कितने अच्छे अच्छे लोगों को बिहार ने दिया है और पूरा इतिहास भरा पड़ा है बिहार के लोगों से। पूरा आप मगध से के जमाने से ले लीजिए, सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज यहां पे हुई हैं, और उसके बाद आजादी के आंदोलन के वक्त से राजेंद्र प्रसाद जी और न जाने कितने लोगों को बिहार ने दिया है। आज बिहार के लोगों के डीएनए को चैलेंज किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि यह ठीक नहीं है। यही गलती इन लोगों ने दिल्ली के चुनाव के पहले की थी। दिल्ली के चुनाव में मुझे याद है, उन्होंने कहा था केजरीवाल नक्सली है, केजरीवाल ये है, और एक दिन तो बोले केजरीवाल का गोत्री उपद्रवी है। अखबार में ऐड निकाल के बोला था, हाफ पेज का ऐड था, केजरीवाल का गोत्र उपद्रवी है। वो जनता ने बता दिया, फिर जनता भी चुप थोड़ी रहती है। जनता को जब मौका मिलता है जनता भी बता देती है। तो दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन जिस तरह से वो अनाउंस किया मैंने देखा टीवी के ऊपर, बताओ 60,000 करोड़, 70,000 करोड़। मुझे लगा कि बिहार के लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है क्या? बिहार के लोग इतने सस्ते में बिक सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता। बिहार के लोगों को अगर खरीदने की कोशिश की जा रही है तो बिहार के लोग तो इसका फिर जवाब देंगे। बिहार के लोग चुप तो नहीं रहने वाले।